आइए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। और कल हम लोग यहाँ तक पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को? आप लोगों को हम पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तक। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, और क्लास 10 बोले तो इसका पहला चैप्टर केमिस्ट्री में हो रहा है। वैसे तो बायोलॉजी हम लोग 3 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, है ना? फिजिक्स कितना चैप्टर समाप्त हुआ है? 3 चैप्टर समाप्त हुआ है। और साइंस में केमिस्ट्री है जिसका पहला चैप्टर अभी लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि बढ़िया से पढ़ाना है, लंबा भी चैप्टर इसको बनाए हैं भी, और है भी थोड़ा बहुत बढ़िया से समझने के बाद तो थोड़ा चलेगा ये। तो आज हम लोग पार्ट 4 एक तरह से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और हम कल पढ़ा दिए थे आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो उसमें हमने बताया था कि आपको 11 तरह का प्रकार पढ़ना है। सबसे पहला जो प्रकार आप देखेंगे उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं शुरू से, है कि नहीं? एकक रिएक्शन के बारे में हम लोग सीखते हैं बारी बारी से, और बढ़िया से इसको समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और मजा आने वाला है। खाली आप लोग बढ़िया से इसको देखते रहिए, है कि नहीं? और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सबसे बेहतरीन पढ़ाएं, सबसे लाजवाब ढंग से पढ़ाएं। तो तैयार हैं आप लोग ना? तो सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। हम लोग इसी को देख लेते हैं सबसे पहले, है कि नहीं? तो आइए अब हम लोग पढ़ें संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला अभिक्रिया है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है संयोजन का मतलब? क्या होता है? जुटना, है कि नहीं? जुटना हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ही होता है जुटना। संयोग का मतलब ही होता है जुटना। जुटने का मतलब ये है कि दो छोटे छोटे तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। हम पदार्थ ही कहें तो क्या दिक्कत है? तो दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में जुड़ करके अगर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं या नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, तो वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो हम इसको परिभाषा में पिरो देते हैं। कैसे पिरो देते हैं? परिभाषा में हम क्या लिखते हैं कि वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके, बहुत आसान आपको लगेगा, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक जटिल पदार्थ, बड़ा पदार्थ को हम जटिल लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, कि एक जटिल पदार्थ का निर्माण करता है। एक जटिल पदार्थ का निर्माण करता है, एक जटिल पदार्थ का निर्माण करता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम जो बात बार बार बोल रहे हैं या बोल रहे थे कल, वही चीज लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? है ना, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में मिल गए, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक पदार्थ है, यहाँ पे एक पदार्थ है, और ये दोनों मिल करके क्या बना लिया? बड़ा पदार्थ का निर्माण कर लिया। तो ऐसे, यानी कि बड़ा का मतलब है यहाँ पे जटिल पदार्थ का निर्माण कर लिया। तो ऐसे जो अभिक्रियाएं होंगी, वैसे अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे।
आप इसको और बढ़िया से समझने के लिए कुछ उदाहरण को आप देखिए ध्यान से। क्या देख लीजिए? उदाहरण जैसे देख लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप ले लेते हैं हाइड्रोजन, आप ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़िएगा, है ना, तो यह क्या बना लेगा? जल का निर्माण कर देगा। क्या चीज का निर्माण कर देगा? जल का। आप यहाँ पे देखिए ना, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अब ये दोनों आपस में हम जोड़ दिए, एक के बना दिए, तो क्या बन गया? जल। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग ले लेते हैं कार्बन को, क्या ले लेते हैं? कार्बन को, और क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन को। अब इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो यह क्या बना दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है? ये तो बुद्धि दिए है ना भगवान, तो आप समझ ही रहे होंगे कि जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है। क्लियर हो रहे हैं? उसी प्रकार से भी और देख लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं सल्फर ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, H+O2, हम उदाहरण की कमी नहीं होने देंगे, ठीक है ना? कैसे? देखिए दोनों पहले अलग अलग था, और यहाँ पे जैसे ही गर्म कीजिएगा दोनों एक हो गया। अब यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है? एक, तो एक हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो एक हो गया, यानी कि बड़ा यौगिक का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको बोल रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया। क्या इस फार्मूला पर या ये जो हम लोग लिखवाए हैं परिभाषा, इस परिभाषा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है बात ना? तो उसी प्रकार से अभी देख लीजिए, हम ले लेते हैं क्या चीज, अभी और उदाहरण देते हैं। और उदाहरण क्या देते हैं? तो हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जल। CaO में हम लोग क्या मिला दिए? जल। इसको गर्म कर दिए, क्या कर दिए? गर्म, यानी कि अभिक्रिया करा दी है। तो अभिक्रिया जैसी करा दीजिएगा तो ये दोनों मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करेगा, और ये बना देगा CaOH का होल 2। तो देखिए आपस में मिल करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण किया कि नहीं किया? तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार से भी और देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम ले लिए क्या चीज? SO2 ले लिए, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिए, और इसमें हम फिर ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया करा दिए। समझे कि नहीं? तो जब इसके अभिक्रिया करा देंगे तो ये बना लेगा SO3। क्या बना लेगा? SO3। तो ये और बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और जटिल हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने यही बार बार कहा है कि वैसी अभिक्रिया है ना, जिसमें दो छोटे पदार्थ आपस में मिल करके एक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, आपस में जुड़ते हैं, तो वो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझे कि नहीं? आप उदाहरण के स्वरूप में आप सीधी सीधी बात जान लीजिए, अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो। जैसा हम लोग क्या करते हैं, शादी विवाह होता है जब घर में, तो क्या होता है? एक लड़का एक लड़की, ये दोनों को हम लोग मिलाने का काम करते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? दोनों को मिलाते हैं। तो पहले लड़का का परिवार या लड़का अकेले था, अब उसके साथ लड़की आ गई, यानी कि लड़की आ गई, दुल्हन आ गई, अब दोनों मिल गया, तो दोनों का परिवार बड़ा परिवार हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही है बात ना? तो आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि शादी होना, यानी कि शादी होना दो परिवारों को जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं? दो परिवार को क्या करने का काम हो रहा है? जोड़ने का। तो जोड़ने को ही तो संयोजन कहते हैं। तो शॉर्ट में अगर हम लोग शादी का उदाहरण अगर देख ले, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे गर्ल है, और यहाँ पे क्या बन गया? शादी समारोह हो गया। तो ये क्या हो गया? शादी समारोह हो गया। तो ये एक बड़ा यौगिक का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा है समझ में? तो आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि शादी का होना संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? इसको हम ऐसे ही समझाने के ख्याल से लिख रहे हैं। शादी जो होता है यह क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो? इस सब क्या हो रहा है? शादी ना हो रहा है। मोर बांध करके आया इधर वाला, समझे कि नहीं? इधर लाल जोड़ा में सब आई, समझे कि नहीं? इस सेहरा बांध करके आया, है ना, जैसे लाल जोड़ा में आया, और दोनों मिल गया यहाँ पर, और दोनों मिल करके अपना परिवार बना लिया। अपना परिवार क्या कर लिया? बना लिया, है कि नहीं? तो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगा और दुल्हन का दिल धड़का, है कि नहीं? और यहाँ पे धड़कन वाला काम हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग पढ़ लेंगे इसी के बाद वियोजन अभिक्रिया। जुड़ गए तो तोड़ना भी है। शादी के बाद तलाक हो जाता है जल्दी में अभी, और कलयुग में तो खास करके इस समय में तो और हो रहा है ना? तो आप देख लीजिए हम लोग वियोजन अभिक्रिया क्या देख लेंगे? वियोजन अभिक्रिया। हल्का हल्का नहीं मुस्कुराइए, जोर से मुस्कुराइए ताकि इसको भार कम पड़े, है ना? तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब क्या पढ़ेंगे? वियोजन। वियोजन बोले तो अपघटन, वियोजन बोले तो अपघटन, अपघटन अभिक्रिया।
क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? अब जैसा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? बड़ा जटिल यौगिक बना रहा था, अब जटिल यौगिक में से, इसमें से जटिल यौगिक से बना रहा है कि नहीं? वैसा अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ, बड़ा पदार्थ बोले तो जटिल पदार्थ, बड़ा पदार्थ बोले तो जटिल पदार्थ टूट करके, कैसे होकर के? टूट करके दो या दो से अत्यधिक नए छोटे पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कह देते हैं उसको? वियोजन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे कि वैसा अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ, या इसी को हम लोग बोलिए जटिल पदार्थ, क्या होकर के टूट कर बिखर जाएगा, है कि नहीं? टूट कर बिखर जाने दे, है कि नहीं? तो वही टूट गया। क्या हो गया? टूट करके। अब क्या हो गया? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, है ना? दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करता है, सरल पदार्थ का निर्माण करता है, सरल पदार्थ का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वियोजन, इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, है ना? इसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात है? अब यहां पे है ना, जुदा हो रहा है दोनों। क्या हो रहा है? जुदा, है ना? जुदाई हो रहा है। अब भोरे भोरे समय है, और सुत उठ करके आप लोग आए हैं, और सो करके आए हैं, तो हंसियों नहीं छूट रहा है। अब सुबह सुबह मान के चलिए, है ना, कि कॉमेडी फिल्म देख लीजिएगा, तो हंसिया छूटने में बड़ी भार पड़ता है, लेकिन हंसना आपकी मजबूरी है, क्योंकि ऐसा बातें बोल रहे हैं कि आप हंस जा रहे हैं, है ना? हो है तो भोर रहे। अब यही तो 1 आध घंटा के बाद क्लास चलता है, एकदम भोरे भोरे नहीं चलता, बिहाने बिहाने नहीं चलता, दोपहरिए दोपहरिए चलता, तो आओ तनी मजा आता। क्या जी? वाह। लेकिन क्या कीजिएगा, अब हम लोगों को सब सुबह सुबह पढ़ना ही है, बिहाने बिहाने केमिस्ट्री चलेगा, है कि नहीं? पहले बिहाने बिहाने वो मगहिया चैनल में देता था कुछ अथी सीरियल टाइप का, समझे कि नहीं? तो हम जानबूझ करके बोल रहे हैं बिहाने बिहाने, समझे कि नहीं? ना भोरे भोरे, तो भोरे ही भोरे चल रहा है कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। और उसी में पढ़ रहे हैं वियोजन, जुदाई वाला, तो भोरे ही ना विदाई होता है। हाँ, तो वही विदाई करवा रहे हैं। अब देख लीजिए, वैसा भी किया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ, तो कोई बड़ा पदार्थ होगा तो मान लीजिए कि इस तरह से कोई बड़ा पदार्थ होगा। समझ में आ रही है बात? आई टूटा था, टूटा था, दो छोटा छोटा पदार्थ क्या हो गया? बन गया। दो छोटा छोटा पदार्थ क्या हो गया? बन गया, या दो से अधिक भी बन सकता है। तो वैसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अपघटन, अपघटन में टूटना, या वियोजन, है ना, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? तो बोलिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे देख लीजिए क्या है, एक बड़ा सा यौगिक है जिसका नाम है CaCO3। क्या नाम है इसका? CaCO3। इसको हम लोगों ने क्या किया, इस जो है से बड़ा यौगिक है, ये टूट रहा है, तो टूट रहा है तो दो नए पदार्थ बन जाएगा, एक बना लेगा CaO और एक बना लेगा CO2। तो यही चीज बात, टूट करके दो पदार्थ का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कैसा अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन। अब दिया हुआ रहेगा अभिक्रिया, तो आप नहीं समझ लीजिएगा कि कौन संयोजन है कौन वियोजन है, से नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वाला हो गया। अब मान के चलिए कि एक और ले लेते उदाहरण, जैसे KClO3। क्या ले लेते हैं? KClO3, है ना? तो KClO3 जब टूटेगा तो ये बना लेगा KCl+O2। क्या बना लेगा? KCl+O2। तो टूटा कि नहीं टूटा? जोर से बोलिएगा। ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? अब देख लीजिए, यहां पर हम ले लेते हैं AfSO4। क्या ले लेते हैं? AfSO4। AfSO4 टूटा, तो AfSO4, एक मिनट, AfSO4 जब टूटेगा, इसके साथ हम जल भी रहता है, आपको हरा काशी सही,
FeSO4 इंटू 7H2O। क्या है ये? FeSO4 इंटू 7H2O। आप लोग इसको हरा कसी से बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? तो अगर ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा? FeSO4 अलग हो जाएगा और 7H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो अलग हो रहा है कि नहीं? टूट कर बिखर रहा है कि नहीं बिखर रहा है ना? टूट करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले एक में था, अब टूट करके अलगे अलगे हो गया। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी प्रकार से आप देख लीजिए CuSO4 को, CuSO4 इंटू 5H2O है कि नहीं? बड़ा यौगिक है। कैसा यौगिक है? बड़ा यौगिक है। ये टूट गया, ये टूट गया तो क्या चीज बना लिया? CuSO4 और अलगे हो गया 5H2O। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तुतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तुतिया। इसे है ना, आई खाना भी नहीं है, जहर है ना? जहर खाइएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाइएगा, है कि नहीं? चख होकर देखिएगा, हमको क्या मतलब है कि नहीं? हमको तो बताना काम है। ये क्या चीज है? CuSO4, जिसको हम लोग कहते हैं नीला कशिश बोलते हैं ना। ये हरा कशिश, नीला कशिश हम ऐसी बता दे रहे हैं, है कि नहीं? मैंने आपको, हमको तो वियोजन अभिक्रिया पढ़ाना है कि नहीं? तो ये टाइप का बात समझ में आ रहा है? बड़ा यौगिक टूट रहा है कि नहीं? तो ये सब सारे यौगिक क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। अब देख लीजिए CaSO4 है ना, क्या है लिखा हुआ? CaSO4 और 2H2O। क्या है? 2H2O। ये सब की अभिक्रिया जब हम करा रहे हैं, बड़ा यौगिक की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, जिसको हम लोग, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। याद है कि नहीं याद है? अरे जिप्सम नहीं भी याद है तो सब पढ़ाएंगे सूत्र, समझे कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। तो ये आपस में क्या हो गया? टूटा। तो टूटेगा तो क्या बना लेगा? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या बना लिया? 2H2O बना लिया। समझ में आ रही है बात? तो ये सब बड़े यौगिक आपस में, मैंने बड़े यौगिक किसी कारण बस क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। अब जैसे देखिए सफेद है ना, थोथा जिसको बोलते हैं, सफेद कशिश बोलते हैं जिसको, तो उसको, उसका क्या नाम है? ZnSO4। क्या नाम है? ZnSO4 इंटू ZnSO4 इंटू 7H2O। क्या नाम है इसका? 7H2O। अब इसको क्या कीजिएगा? अभिक्रिया कराइएगा, यानी कि गर्म कीजिएगा। तो गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा? ZnSO4 अलग हो जाएगा और 7H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये अगर अलग हो गया तो बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिकों में बने कि नहीं बने? जोर से बोलिए। तो इसी को क्या कह रहे हैं? वियोजन। पूरा बड़ा था, देखिए इधर बड़ा वाला गोला बनाए हैं, सब बड़ा है। इधर देखिए छोटा छोटा दो बनाए हैं, तो दो छोटा छोटा भाग में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? तो जब बड़ा छोटा छोटा में टूटने लगे तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। समझे कि नहीं? तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन होना। क्या होना? अपघटन होना। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं वियोजन। तो अगर इस तरह की अभिक्रिया आपके पास दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में और लिखना रहेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो आप नहीं लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा ना? है ये सब टूट रहा है, यानी कि टूटने का मतलब क्या है? पहले जोड़ा में था, अब याद रखिएगा क्या चीज में था? जोड़ा में था। अब जोड़ा में था, किसी कारण बस लड़ाई झगड़ा हुआ। अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो दोनों, लड़का अलगे और लड़की अलगे, पहले एक परिवार हो गया था, शादी का जोड़ा था ये, लेकिन किसी कारण बस कुछ दिन के बाद अपने में अनबन हो गया। अपने में अनबन हो गया तो ये अलगे मुंह फुला करके लड़का भागा, लड़की अलगे भाग गई। तो इसी को कहते हैं तलाक। बताइए, तो एक तरह से जो तलाक वाला जो काम है, ये समझ लीजिए कि ये वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। लाइफ में अगर किसी का तलाक हो रहा है, यानी कि पति पत्नी अलग अलग हो रही है ना, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्या चीज? तलाक, है कि नहीं? उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और जब दो है ना, दो परिवार आपस में जुट रहे हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आ गया समझ में? तो हकीकत यह है कि किस्मत पे एतबार किसको है? किस्मत पे एतबार किसको है? मिल जाए खुशियां, इनकार किसको है? कुछ मजबूरियां हैं जिंदगी में, वरना जुदाई से प्यार किसको है? समझ में आ गई बात? है तो ये बात है। तो भाई वियोजन अभिक्रिया में ये वाला सटीक हो गया तो घुसा दिए इसमें। आ रहा है समझ में ना? तो यहां तक आप लोग पढ़ लिए वियोजन अभिक्रिया, है कि नहीं है? और याद कैसे रखिएगा? तो ये है आपका हरा कशिश। क्या है ये? हरा कशिश है। ये क्या है? नीला कशिश है। क्या है ये? नीला कशिश। इसका नाम जिप्सम है। और ये वाला क्या है? नीचे वाला सफेद कशिश है। समझ में आ रही बात? ये वाला जो है से आपका क्या है? तुतिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? व्यापारिक भाषा में तो सबका नाम भी हम बता दिए। तो चलिए
ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये था अपघटन अभिक्रिया। लेकिन कभी कभी होता है कि इतना आसानी से टूटता नहीं है कोई चीज, तो उसके लिए करंट सटाना पड़ता है कि नहीं? क्या सटाना पड़ता है? करंट। उसमें विद्युत लगाना पड़ता है, करंट देना पड़ता है। दिलवाले फिल्म हम लोग देखे होंगे, तो दिलवाले में क्या होता है, बेचारा अजय देवगन को करंट सटा सटा करके उसकी शक्ति को तोड़ा जाता है, समझे कि नहीं? तो उसके साथ विद्युत अपघटन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में होता क्या है? तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड हम एक पात्र ले लेते हैं, और जिस पदार्थ को तोड़ना होता है उसी का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उसी का विलयन ले लेते हैं और करंट प्रवाहित करते हैं। दो इलेक्ट्रोड क्या करता है? तो एगो एनोड बनाता है, एगो कैथोड बनाता है, और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं और करंट प्रवाहित कर देते हैं तो क्या होता है, जो है ना, जिसमें अशुद्धियां रहती हैं तत्वों के साथ मिला हुआ, वो विलयन में आकर के माने मिलती है, और मिल करके जो शुद्ध पदार्थ होता है वह क्योंकि धनात्मक है, धातु क्या होता है? धनात्मक, तो वह किधर की ओर जमा होने लगता है? कैथोड पर जमा होने लगता है। किस पर जमा होता है? कैथोड पर। तो वहां हम लोग तोड़ जो रहे हैं, वह कैसे तोड़ रहे हैं? तो विद्युत धारा प्रवाहित करके। तो इसीलिए उसका नाम हो गया विद्युत अपघटन अभिक्रिया। वो टूटेगा, लेकिन कैसे टूटेगा? करंट देने के बाद। आ रहा है समझ में? तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया समझ में आ रहा है तो बोलिएगा जरा सा, तब ना हमको लगा कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो बहुत सिंपल, जो बोले हैं वही बात को लिख देना है कि वैसा अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा, वैसा अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक भाग में टूटता है, दो या दो से अधिक भाग में टूट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जो बोले वही ना बता रहे हैं। तो बस एकदम सिंपल सिंपल याद कीजिए, समझ लीजिएगा, आप खुदे लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप चाह करके भी इसको रट नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा, है ना? रट लीजिएगा तो कुछ दिन में भुला जाइएगा, समझ लीजिएगा तो ये हो जाएगा। याद रखेंगे सब अपघटन है, अपघटन मैंने टूटना भी जस्ट पढ़े इसके पीछे। अब विद्युत मैंने विद्युत धारा दे करके, तो उसको बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समझ में आ गया बात है? तो वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो है ना, जो है ना विद्युत के द्वारा, इसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, समझे कि नहीं? भाग में, दो या दो से अधिक भाग में क्या हो जाए? दो या दो से अधिक भाग में टूट जाए, है कि नहीं? क्या हो जाए? टूट जाए। उसे उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आ रहा है समझ में? माने जिसको आप विद्युत धारा प्रवाहित करके करते हैं, समझे कि नहीं? जैसे देखिएगा, आप नमक लेते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में है ना, सोडियम को अलग करने के लिए क्लोरीन से विद्युत अपघटन का अभिक्रिया करते हैं, समझे कि नहीं? किसकी अभिक्रिया करते हैं? विद्युत अपघटन की। समझ में आ रही है बात? तो NaCl एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में NaCl। और विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एक आपको पहचान हम बता देते हैं कि इसके माथे पर हमेशा आयन का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? आयन का। आयन का मतलब होता है प्लस या माइनस का, तो प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि उसका विद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा ही ये टूट रहा है, समझे कि नहीं है? और इसमें बहुत सिंपल चीज है, इतना ना विद्युत अपघटन अभिक्रिया आपको पढ़ना है 12th क्लास में ना कि माथा पगला जाता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कर करके, समझे कि नहीं है? मैंने तोड़ने के लिए तो आप लोगों को एक मैंने हम लोग क्या करते हैं, इसका NaCl को हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा जब तोड़ेंगे तो देखिए होता क्या है कि सोडियम धातु है, सोडियम क्या है? धातु है। तो सोडियम धातु है, ये रहेगा पहले प्लस पर, सोडियम धातु है तो भाई एनोडे पर न रहेगा, लेकिन जब ये जमा होगा अपने से क्लोरीन को हटा करके जब जमा होगा
तो वो हमेशा कैथोड पर जमा होगा। किस पर जमा होगा? कैथोड पर। क्योंकि प्लसवा किधर भागता है ज्यादातर? माइनसवा की तरफ। याद रखिएगा, प्लस की आदत है कि हमेशा किधर भागेगा? माइनस की ओर। समझे कि नहीं? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सोडियम होगा वह कैथोड पर जमा होगा। कहाँ जमा होगा? कैथोड पर। समझे कि नहीं? और जो भी रहेगा आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व, वो हमेशा किधर भागेगा? एनोड पर। किधर भागेगा? एनोड पर। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज है तो ई आएगा प्लस की ओर, यानी कि एनोड पर जमा होगा। और सोडियम प्लस है तो कहाँ जमा होगा? कैथोड पर। क्लियर हो गया? तो इसको किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? इसमें करंट प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा बनाएंगे तो ये बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। दो भाग में टूटा कि नहीं? अब सोडियमवा कहाँ जमा होगा? तो सोडियमवा जमा होगा कैथोड पर। कहाँ जमा होगा? कैथोड पर। आई कहाँ जमा होगा? एनोड पर। कहाँ जमा होगा? एनोड पर। अब क्यों जमा होगा आपको पढ़ा दिए है कि नहीं? तो धातु हमेशा याद है, कोई भी धातु जब भी अगर अलग होगा है ना विद्युत अपघटन के द्वारा, तो वह जब भी देखेगा तो माइनसवा की तरफ यानी कि कैथोडवा की तरफ जमा होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि उसके प्रति उसका अट्रैक्शन होता है, आकर्षित होता है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा इस बात को। चाहे आप Al2O3 को ले लीजिए, Al2O3 को ले लीजिए, तो Al2O3 को भी आप ले लीजिएगा और जब विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, क्या प्रवाहित कीजिएगा? विद्युत धारा। समझ में आ रही है बात ना? तो विद्युत धारा जब भी प्रवाहित कीजिएगा तो एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, Al2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? O2, तो ये माइनस में आ जाएगा। O2 किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो जब भी एल्युमिनियम जमा होगा तो किधर जमा होगा? कैथोड पर। याद रखिएगा, किस पर जमा होगा? कैथोड पर। और ऑक्साइड किस पर जमा होगा? एनोड पर। समझ में आ रही है बात ना? एनोड जो प्लस है, प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, है कि नहीं? आई हो गया कैथोड, यानी कि माइनस वाला है, तब ना करंट प्रवाहित करेंगे। समझ में आ रही है बात ना? ऐसे थोड़ी करंट प्रवाहित किया जा सकता है। तो इसको समझ में आ गया बात है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको विद्युत के द्वारा तोड़ा जा सके। समझे कि नहीं? जैसे आप कभी कभी ज्यादा पगला जाते हैं तो आपको पगलखनवा में क्या किया जाता है? आपको करंट सटाया जाता है, आपकी शक्ति को तोड़ देता है। वो क्या करता है? आपके पूरा पावर को, आपके पूरा जो एनर्जी है ना, उसको खा जाता है, एकदम तोड़ देता है। तो तोड़ देने के बाद आप क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुस्त। अगर आपकी शक्ति शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो आप क्या हो जाइएगा? सुस्त हो जाइएगा, आप कोई काम के लायक नहीं रह जाइएगा। तो उसको तोड़ा जाता है। तो भी शक्ति का शरीर से बाहर निकलना क्या है? टूटा ना जी। क्या हो गया? टूटा। आप जैसे करंट जैसे आपको लगता है तो क्या हो जाता है? आपके शरीर से एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप हट नहीं पाते हैं और अंततः आपकी मृत्यु हो जाती है कि नहीं? करंट लगने में। समझे कि नहीं? तो वो तोड़ता है आपके शरीर के पूरे पावर को, क्या कर देता है? एनर्जी को क्या कर देता है? तोड़ देता है। समझे कि नहीं? और कैसे तोड़ा? तब विद्युत लगा करके। तो इसको कहेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसके बाद पढ़ लेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है, हो गया। अब सब बारी बारी से 11 पढ़ेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देख लीजिए, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना? विस्थापन, विस्थापन दूरी समझते हैं ना? जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ से बाजार जाना है, तो बाजार जाना है तो आप यहाँ से निकलिएगा तो सबसे पहले गेट फानिएगा, फिर उस गली में जाइएगा, फिर इस गली में जाइएगा सीधा, और फिर रोड से वहाँ चौक पर पहुंच जाइएगा। इतना करना पड़ेगा। ये दूरी हो गया। इसको क्या बोलेंगे? दूरी। लेकिन विस्थापन किसे कहेंगे? यहाँ से निकले और जितना सामने है, दीवाल उवाल सब सामने सामने तोड़ ताड़ करके एकदम सीधा एकदम बना लिए, तो उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। कहीं से कोई रोक टोक नहीं हो। एरोप्लेन अपनी दूरी तय करता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्या करके? दूरी करके कि विस्थापन करके? तो विस्थापन करके जाता है। लेकिन ट्रेन, बस दूरी तय करती है। आ गया समझ में? समझ में आ रही है ना बात? जैसे आपको कहीं भी जाना है और बीच में सब रोकड़ को हटा दीजिए, तो उसको कहते हैं विस्थापन। लेकिन जब घूम घुमा करके वहां तक पहुंचते हैं तो वह हो जाता है आपका दूरी, है कि नहीं? तो विस्थापन कम समय में तय होता है और दूरी ज्यादा समय। एकल विस्थापन माने एगो हटेगा, एगो चीज हटेगा, एगो एक ठो। समझे कि नहीं? तो जब किसी यौगिक से, याद रखिएगा, जब किसी यौगिक के एक परमाणु, समझ में आ रही है बात ना?
कि जब किसी यौगिक के एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, विस्थापित कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात? कैसे, देखिए पहले इसको परिभाषा लिख देते हैं। जब किसी यौगिक, बोलबे नहीं करता है तुम लोग, है ना, जब किसी यौगिक के, है ना, एक परमाणु, जब किसी यौगिक के एक परमाणु, जब किसी यौगिक के एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु के किसी दूसरे परमाणु के द्वारा, है ना, परमाणु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित, है ना, द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर दे, विस्थापित कर दे, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में, एकल विस्थापन कहते हैं। जब उदाहरण देंगे तो और समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात? कैसे उदाहरण देंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल, जेडेन है, यहाँ पे क्या है, जेडेन, और यहाँ पे ले लिए CuSO4, क्या ले लिए, CuSO4। समझ में आ रही है बात ना? अब यहाँ पे देखिए, जेडेन विद्युत धनात्मक है, कॉपर भी विद्युत धनात्मक है, और SO4 क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। क्लियर हो गया? अब जैसे ही अभिक्रिया होगी तो दोनों तो टूटेगा, लेकिन टूटने की वजह कौन बनेगा, जेडेन। क्यों बनेगा, तो जेडेन जो है इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर हाइड्रोजन के बाद है, हम पढ़ाए होंगे, हाइड्रोजन के बाद हम 4 तत्व का नाम लिए थे, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम। हाइड्रोजन के नीचे लिए थे कि नहीं लिए थे? ये जो जेडेन है यह हाइड्रोजन से ऊपर है। पहले क्या है, पोटेशियम, याद है वाला, बोलिए, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये वाला हो गया। क्या क्या चीज, पहले क्या, पहला क्या चीज है, पोटेशियम सबसे अत्यधिक क्रियाशील है। उसके बाद कौन है क्रियाशील, कैल्शियम। उसके बाद कौन है, सोडियम। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम। और तब है क्या चीज, एल्युमिनियम। और तब है जस्ता। और तब है लोहा, टीना, हाइड्रोजन, पढ़े थे ना? और तब है कॉपर। तो कॉपर जो है ये तो कम क्रियाशील है, और जेडेन है से ज्यादा क्रियाशील, समझे कि नहीं? ये ज्यादा क्रियाशील है। तो ये बेचैनी इसको दे दे रहा है कि हम ज्यादा तड़ंग फड़ंग करने वाला है, हम बदनाम है कि नहीं? हम छत खाने में क्या है, बदनाम है। और तू हाँ रख ले है अभी तक, हम आ गए तैयो। ये कहता है कि हम नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। सुने ना गाना, जुल्मी बड़ा बेदर्दी हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये आ गया खलनायक। अब खलनायक आएगा तो ये बेचारा सीधा आदमी है, कम क्रियाशील है। ये क्या है, कम क्रियाशील। तो नंगा से गंगा भी डरता है, तो इसको छोड़ के भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? भाग जाएगा। किसकी वजह से, जेडेन की वजह से। अब जेडेनवा इसके साथ चला जाएगा, ZnSO4। आ गया समझ में? कॉपरवा बेचारा टुकुर टुकुर देखेगा। कॉपर क्या करेगा, टुकुर टुकुर देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अब यहाँ पर क्या हुआ, जेडेन का विस्थापन SO4 के साथ हुआ कि नहीं हो गया? अकेले ही तत्व का ना विस्थापन हुआ है, तो इसको एकल विस्थापन कहेंगे तो कोई दिक्कत है ना? ना, जोर से बोलिए, एकल विस्थापन कहेंगे तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है बात ना? आए? अब आ जाएगा अगला, देख लीजिए फिर, ZnH2SO4, फिर जेडेनवा ज्यादा है क्रियाशील, और यहाँ हाइड्रोजनवा है कम क्रियाशील। जेडेन का क्रियाशीलता में ऊपर स्थान है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं, जरा सा फिर से बता दो। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और उसके बाद एल्युमिनियम के बाद हम लोग पढ़ते हैं जस्ता, जिंक।
आ रहा है समझ में ना। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, जस्ता यानी कि जिंक पढ़ते हैं, और जिंक के बाद हम लोग पढ़ाए हैं कि लोहा टीना, याद रखने के लिए बताए थे ना कि लोहा टीना, और तब आपको आता है हाइड्रोजन, और तब आता है आपका कॉपर, और तब आता है चांदी, सोना, प्लेटिनम। सबसे अत्यधिक क्रियाशील देखिए यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर है जेडेन है, तो भैया ये तो ज्यादा गुंडा है आदमी, क्रियाशील ज्यादा है, ये तो खलनायक हो गया, जहां जाएगा तहीं तहलका मचा देगा, जहां जाएगा तहीं एकदम कहेगा कि नहीं पहले हमको कहीं ध्यान नहीं है खाना पीना पर, पहले हम यही करेंगे, है ना, रात भर नचाएंगे पहले हम, है कि नहीं। तो क्रियाशील है ज्यादा, तो क्या वही काम किया कि नहीं किया। अब हाइड्रोजन बेचारा सीधा शरीफ आदमी है, इसकी तुलना में भी तो सीधा नहीं है, मैंने एकर तुलना में, जैसे एगो ना होता है कि तनी एगो कम बदमाश है, एगो ज्यादा बदमाश है, तो ज्यादा बदमाश वाला के बाद कम का बदमाश वाला ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तब इसको शांत रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, बोलिए। तो भागेगा कि नहीं भागेगा, किसके डर से भाग जाएगा। अब जेडेनमा कहेगा कि अब हमर रहता ये, है कि नहीं, हाइड्रोजनमा टुकुर टुकुर देखेगा, समझे कि नहीं। अब एगो का विस्थापन हुआ, अरे भैया जेडेनमे का नहीं यहाँ पे विस्थापन किए, विस्थापन होगा तो क्या हो गया, अकेला था ये, एकल विस्थापन, इसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन, समझे कि नहीं। समझ में आ रहा था, बोलिएगा। अब आ जाइए FeCuSO4, दोनों में Fe और Cu में कौन ज्यादा खतरनाक, Fe, काहे कि देखिए Cu है बेचारा हाइड्रोजन के नीचे, Fe है हाइड्रोजन से ऊपर, तो एक से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना ये, इससे ज्यादा है ना अभिक्रियाशील, भागना पड़ेगा ना अब Cu को, भागेगा। वैसे भी इस बात को आप समझ लीजिए कि देखिए जब भी रिएक्शन होगा तो जो पहले से साथे था वो हटेगा, जो पहले से था वो हटेगा, नहीं हटेगा तो फिर अभिक्रिया नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये हटा किसकी वजह से, Fe की वजह से। Fe कहेगा कि SO4 अब तू हमारा साथ रहो, ये टुकुर टुकुर देखेगा, है कि नहीं। तो कहेगा कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या, है कि नहीं। तो यही हो जाता है बेचारा के एकदम शांति से बैठ जाता है, किसकी वजह से, इसके आगे, आ रहा समझ में। तो यहाँ एगो का हुआ तो इसलिए इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। आज जब यहां वाला भी हट करके अहिजा वाला हट करके अहिजा आ जाए तो उसको कहते हैं उभय विस्थापन, एकल नहीं है, अब दोनों तरफ हो रहा है, समझ में आई बात। तो उसको क्या कहेंगे, उभय विस्थापन, पढ़ लिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं रिएक्शन, मजा आ रहा है सबको, यही तो पढ़ना ही है। अब आ जाइए पांचवा में, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। हम तनिको नहीं ले रहे कि अकबका करके बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, जय वीडियो में हो 5 में 6 में 7 में जितना जैना खत्म हो, है कि नहीं। खत्म करने के फेरा में एक बार उड़ा नहीं देंगे, हाँ हम तब आप लोगों को ये करेंगे जब 1 शॉट वीडियो पूरा पढ़ाएंगे, कब, परीक्षा के समय में, एक के दिन में एक चैप्टर समाप्त, समझे कि नहीं। वैसा उस समय बताएंगे कि इतना ही पढ़िए जितना हम अभी बता दिए हैं, समझे कि नहीं। और सब वीडियो चलेगा रात में, कब चलेगा, रात में 8 बजे से 11 बजे तक, समझे कि नहीं। 3-3 घंटा में 1 शॉट वीडियो समाप्त करेंगे, चाहे सब विषय का, एक दिन में एक गो, ठीक है ना। तो चलिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया वो सब चलेगा जनवरी में या दिसंबर के समय में, ठीक है ना। उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। उभय विस्थापन वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, तो आदान प्रदान के फलस्वरूप अभिक्रिया होता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, समझ में आ रही है बात। वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान, जिसमें आयनों का मतलब हो गया कि प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा या लिख देंगे हम, है ना, जिसमें आयनों के आदान प्रदान से, आप धीरे धीरे इतना करते करते सब सीख गए नहीं, है ना। आदान प्रदान से, आदान प्रदान के फलस्वरूप कर दीजिए, आदान प्रदान के
फल स्वरूप, है कि नहीं? तो भाषा अच्छा हो जाएगा। आदान प्रदान के फल स्वरूप अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया का, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया ना? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से हो। जैसे देखिए इस तरह का एग्जांपल हम ले लेते हैं और समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए आपका है इधर AgNO3 हम लोग ले लिए, क्या ले लिए? AgNO3। इधर ले लिए NaCl, क्या ले लेंगे? NaCl। अब समझिए ध्यान से, आप रिएक्शन लिखने के लिए भी सीख लीजिए और वो तो पहचानने के लिए आपको सिखा ही रहे हैं, है कि नहीं? जैसे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है ना? तो अब ये प्लस होता है, ये वाला माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। हम आपको बताए हैं कि जब भी अभिक्रिया होगा अब ये दोनों एक साथ न रहेगा, ये लिख के ले लो। अब जब अभिक्रिया होगा तो ये भी एक साथ अब न रहेगा, अब दोनों लड़के हटेगा। अब हटेगा तो ध्यान समझिए, इसका प्लस इसका प्लस माइनस है, तो प्लस हमेशा माइनस के साथ रहेगा, इसका भी प्लस इसका माइनस एक साथ हो जाएगा। अब होगा क्या कि Ag जो है, अब चूंकि इसका माइनस तो हटा तो ये क्या रहेगा? Na के साथ है, प्लस प्लस रख के क्या करेगा? कुछ होबे नहीं करेगा, तो रहेगा काहे के लिए, है कि नहीं? ये कहेगा कि नहीं हमको ई चाहिए, समझे कि नहीं? ई चाहिए, समझे कि नहीं? ई कहेगा कि तो ठीक है, तो तू हमरा वाला के लिए लिया है तो हम तोर वाला के ले लेंगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं इतना आसानी से, समझे कि नहीं? यही करा कि जब तू हमर वाला के ले लिया, सोडियम करा कि जब हमर वाला के तू रख लिया तो तोर वाला के हम रख लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात? और दोनों एक दूसरा के रख लिया, तो अब बताइए इसका भी विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? तब विस्थापन कै गो के हुआ? तो इसीलिए इसको तो कहे उभय विस्थापन। आगे समझ में? एगो का होता तो उसको कहते एकल विस्थापन, और दोनों का हो रहा है तो क्या कहेंगे? उभय विस्थापन। क्लियर हो गया? अब जब AgCl के साथ जुटेगा तो क्या बना देगा? AgCl। आ रहा है समझ में? NaNO3 के साथ मिलकर क्या बना देगा? NaNO3। बन गया कि नहीं बन गया? तो ऐसे अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। एक ले लेते हैं BaCl2, ले लिए कि नहीं ले लिए? अबरी ले लेते हैं हम लोग फिर से एक बार, अबरी ले लेते हैं NaNO3, ई वाला ले लेते हैं NaNO3, ले लिए? प्लस माइनस है। अब जैसे ही अभिक्रिया हुआ मेरे भाई, अभिक्रिया हुआ तो ये दोनों अब एक साथ रहेगा क्या? ये दोनों एक साथ रहेगा क्या? इसका प्लसवा के निगाह यहाँ है, तो कहा कि बेटा तू हमर वाला के देख रहा है, तो हम तोरो वाला पर नजर गड़ेली है 10 दिन से, हम शीशा रोज चमकाते हैं। समझ में आ रहा है बात ना? ये क्या कह रहा है कि जब तू हमर वाला के ध्यान दे ले है, ऐसा थोड़ी है कि हम तोर वाला के न देख रहे हैं। हम रोज तीसर का तल्ला पर चढ़ करके पहल का तल्ला के देखते रहते हैं, समझे कि नहीं? यहू का के हम देखते हैं, छोड़ेंगे तो इतना आसानी से नहीं, है ना? गाना शीशा चमकावे लो छत के ऊपर से, तो वही देखे शीशा चमका के दोनों एक कर लिया एक दूसरे को, बड़ी खतरनाक है ये, नहीं? अब देखिए Ba किसके साथ चला जाएगा? NO3 के साथ, क्या बना देगा? BaNO3। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसको BaNO3, इसका होता बेरियम का 2 होता, तो इसका यहाँ चल जाएगा कितना? 2, है कि नहीं? BaNO3 का होल 2। अब प्लस में Na जो है Cl के साथ कर लेगा तो क्या बना देगा? NaCl। आ रहा है समझ में? तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है बात? हाँ, सीखिए, चाहे जिस माध्यम से सीख लीजिए, लेकिन सीख लीजिए। मेरा कुल मिला जुला करके नजर कहाँ पर है? सिखाने पर है। आ रहा समझ में ना बाबू? हाँ, आगे देख लीजिए, दूसरा बात नहीं समझ लीजिएगा।
अब देख लीजिए एक आदमी हाथ देते हैं, अभी दे देंगे, उदाहरण में कमी ना करेंगे। अब देख लीजिए FeS, क्या है नाम इसका? FeS। और ले लेते हैं H2SO4, क्या ले लेते हैं? H2SO4 ले लिए, ये प्लस माइनस है कि नहीं है? देखिए अब यहाँ पे प्लस बा, इस पर नजर कहाँ है? इसके वाला SO4 के साथ। एक और चीज है, देखिए लिखा हुआ है शास्त्र में भी, है कि नहीं है? दूसरी की पत्नी हमेशा सबको अच्छी लगती है। किसी भी मर्द को दूसरे की पत्नी क्या लगती है? बहुत अच्छी लगती है। ये एक और सत्य है, किसी भी मर्द को अपना बच्चा और दूसरे की पत्नी बहुत प्यारी लगती है। समझ में आई बात है? तो इसी का असर है इसका। अपन वाला बगलवा में से नहीं अच्छा लग रहा है इसको, ये देख रहा है इसके वाला को। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो कह रहा कि तू हमर वाला के देखा तो हम का तोरा छोड़ देंगे रे। अजनबी है, अजनबी को फिल्म है ना, उसमें यही रिएक्शन होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा कभी, अक्षय कुमार है, बॉबी देओल है उसमें हीरो। बहुत पहले हम देखे थे, तभी याद रहता है। तो हम कह अरे तो हम सिनेमा देखे समझ में आता है ना कि हम सारा रिएक्शन में देख रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा ये दोनों ऐसे से कर लिया थी, कौन सा रिएक्शन हो गया? अब फिल्म देखते देखते मुझे अरे ये तो भय विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं? आप जैसा सोच लेके देखिएगा कोई चीज वैसा ही नजर आएगा। जैसे सिनेमा था, एक गाना था, जैसे हम लोग खूब नाचते हैं कि आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, और जब लचके तोर कमरिया तो पूरा दुनिया हिलेला। समझे कि नहीं? कितना बढ़िया गाना है कि नहीं? है कि नहीं? आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, और लचके तोर कमरिया तो मार सिटी बजा बजा करके पूरा दुनिया हिलेला, पूरा नाचता है। लेकिन एगो महात्मा सुन रहा था यही गाना, एगो महात्मा सुन रहा था यही गाना, तो सुन रहा था तो मोर ध्वज की पत्नी से जब देवता लोग परीक्षा ले रहे थे तो बेटा को मांस काटने के लिए बोल दिए थे कि तुम आज अपने बेटा का मांस काट करके हमको खिलाओ। समझे कि उसका परीक्षा हो रही थी। अब समझ लीजिए कि जब अपने वादे पर हो गए तो अब जो है मोरध्वज और मोरध्वज की पत्नी जो है अपने बेटे को आरी से काट रही है। तो महात्मा सोच रहा है क्या कि आरी से काटते समय अपने बच्चा को आरा हिले, मैंने आरा से काट रहे थे तो आरा हिले। जिस मड़ई में वो रहती थी तो बाप रे बाप, जब कोई माँ अपने बेटे को काटेगी आरा से तो क्या इस ब्रह्मांड नहीं हिलेगा क्या? तो आरा हिले छपरा हिले कान की बालिया हिलेला। जब लचके कमरिया, मैंने जब आरा चला रही थी अपने बेटे पर तो उसका कमर लचक रहा था ना, तो सिर्फ धरती नहीं पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। और वो महात्मा ये गाना सुन करके हर हर रो रहा है। ये गाना सुन करके क्या कर रहा है महात्मा? हर हर रो रहा है, और लोग नाच रहे हैं। जितना नौजवान तोहनी जैसन है सब नाच रहा है कि आरा हिले छपरा हिले बदिया हिले, मार नोट के नोट उड़ा रहे हैं। जब लचके तोर कमरिया तो पूरा दुनिया हिलेला, पूरा नाच नाच का। और वो महात्मा सोच रहा है कि बाप रे बाप, मोर ध्वज वाला पूरी कहानी है ये पड़ी आ गया। और वो मार इस बात को सुन करके वो सोच रहा है कि लिखने वाला कवि क्या लिखा है ना, कितना दूर तक लिखा, हर हर रो रहा है। तो सोच का अंतर है कि नहीं है? आ रहा है सोच का अंतर। तो इस तरह से आपका क्या सोच है अब उस पर आपका निर्भर करता है पढ़ने का तरीका, है कि नहीं? तो अब देखिए एफ किसके साथ चला जाएगा? SO4 के साथ। तो यहां हो जाएगा FeSO4। समझ में आ गई बात? H2 किस पर निगाह था? S पर। तो ये बना लेगा क्या चीज? H2S। इसको क्या कहेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? एक उदाहरण और देंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि समझाना है तो बढ़िया से समझ के चलिए। अब ले लेते हैं CuSO4। क्या ले लेते हैं? CuSO4। अब प्लस, अब ले लेते हैं क्या चीज? H2S। तो देखिए ध्यान से, प्लस माइनस ई एस को देखेगा, ई इसको देखेगा। समझे कि नहीं? इसलिए अपने जीवन में याद रखिए, किसी पर देखने की जरूरत किसी को नहीं है, नहीं तो आप पर वाला पर भी कोई देख। इसलिए अपना अपना पर ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री सिखाता है, देखिए। नहीं तो आप यहाँ देखिए, ई जैसे ई देख रहा है इसको, तो ई भी तो देख रहा था इसको। तो तू बच्चा ठीक है लेके भाग जो, ये लेके भाग गया किसको?
CUS का तो ये कहा कि हमका कम रहो तोरे वाला के भाग बहु हमरे न बदनाम हो तो तोरो बदनामी हो तो ले आगे कि नहीं है। केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखलाता है अपने जीवन में, सीख लिए ना। तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, यही सब बात सीख करके बढ़िया से रहने के लिए। पढ़ने का मूल मकसद ये भी है कि नहीं है। हाँ तो ये ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कभी भी मत समझिएगा कि सिर्फ हम ही ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग आते हैं, लड़का लड़की सब आते हैं पढ़ने के लिए, तो सब किसी न किसी का कोई ना कोई भाई भी है और कोई ना कोई बहन भी है। तो जब आप किसी दूसरे के बहन बेटी पर नजर है तो आपके भी बहन बेटी पर किसी का नजर है, स्वाभाविक सी बात है। ये कौन बात सिखा रहा है, उभय विस्थापन अभिक्रिया सिखा रहा है ना। तो यहाँ से एक सीख भी मिलती है, उभय विस्थापन हमको जो सिखाता है, इसलिए न देखेंगे और न किसी को देखने देंगे, है कि नहीं। तो बस याद रखिएगा, क्लियर हो गया। हमको लगता है कि बढ़िया से सीख गए होंगे। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ लेते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, 5 गो हो गया। अब पढ़ लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या को पढ़ा दिए, 5 गो ना, छठा ना। अब अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप बनना, अवक्षेप समझाइए दिए है कि किसी विलयन में ठोस कण शांति से जाकर के नीचे पेंदी में बैठ जाए, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जो अवक्षेप बना ले, क्या बना ले, अवक्षेप। और अवक्षेप को हम लोग इंगित करते हैं तीर नीचे मुँह, है कि नहीं। तीर किधर की ओर, नीचे की ओर। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे किसको, तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ, वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ, वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ, वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर के, विलयन से अलग होकर, विलयन से अलग होकर के जो ठोस पदार्थ होगा विलयन से अलग हो जाएगा और नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। नीचे अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, बैठ जाता है कि नहीं, बैठ जाता है। अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो अवक्षेप के रूप में जब बैठ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अवक्षेप जब भी बनेगा मेरे भाई, तो अवक्षेप को आप ऐसे लिखिएगा नीचे तीर दे करके, है कि नहीं। नीचे तीर का मतलब हो गया अवक्षेप और ऊपर तीर का मतलब हो गया गैस। समझ में आ रही है बात। हाँ तो याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आप ले लीजिए बढ़िया से और सीख लीजिए। NaCl आप लिए थे इसके पहले वाला में भी, और AgNO3 ले लिए थे। क्या ले लिए थे, AgNO3। भैया ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है माइनस है। इसकी नजर NO3 पर, इसकी नजर Cl पर। Ag इसके साथ आएगा तो क्या बना देगा, AgCl, आई बना देगा NaNO3। आगे पीछे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। पहले कौनो लिख दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये AgCl और इसके नीचे तीर का निशान है, तो क्या हो गया, अवक्षेप। Ag माने आपका ठोस पदार्थ है, विलयन है, विलयन में AgCl नीचे जाकर के पेंदी में क्या हो गया, बैठ गया। समझे कि नहीं। तो देखिए ये तो आप इसको तो कहिएगा कि सर ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और ये एक अभिक्रिया और है, अभी पढ़ाए हैं जस्ट, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो अधिकांशतः अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या हो जाता है, उभय विस्थापन। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो रही है। कौन कौन अभिक्रिया हो रही है, उभय विस्थापन भी हो रहा है, अवक्षेपण भी हो रहा है। न विश्वास है तो गौर ले लीजिए। जैसे आप ले लिए क्या चीज, AgNO3 ले लिए, और एगो ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं, HCl। अब देख लीजिए Ag का ध्यान चला गया, Cl पर क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। प्लस माइनस वाले लिखते तो बड़ी स्पष्ट नजर आ जाता है, नहीं कि इसका प्लस वा इसका माइनस वा, इसका प्लस वा इसका माइनस वा। क्या बना देगा, AgCl, आई क्या बना देगा, HNO3। क्या बना देगा, HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं।
है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में। समझ में आ गया बात। ये किसके रूप में है, अवक्षेप के रूप में है। तो इस बात को हम लिखवा दे रहे हैं नोट में। तो नोट में क्या लिखवा दे, है ना, क्या लिखवा देते हैं कि यह अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ उभय अपघटन अभिक्रिया भी है। समझे कि नहीं। यह अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ, है ना, कौन सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ उभय अपघटन अभिक्रिया भी है। उभय अपघटन अभिक्रिया भी है और होता ही है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर हो गया ना। तो अगर ये एग्जांपल दे दिया तो आप इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहिएगा तो गलत नहीं है, और अगर इसको आप कहिएगा उभय अपघटन भी कहिएगा तो उसको है क्या, कॉपी है क्या उसका, इसी का पढ़े हैं क्या। हाँ, तो लिख फिर किए हैं। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, समझ में आ गया बात, है ना। तो इसको दिमाग में आप लोग इसको अवक्षेपण अभिक्रिया को दिमाग में बना लीजिएगा। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा जरा सा हमको। उदासीनीकरण अभिक्रिया ध्यान से समझ लीजिए। उदासीन कब होगा, उदासीन कब होगा बताइए। जल एक उदासीन पदार्थ है ना। काहे उदासीन पदार्थ है, तो इसका पीएच मान 7 के बराबर है ना। वो अम्ल है ना, यानी कि जब अम्ल और क्षार नहीं रहेगा तब ना उसको उदासीन बोलेंगे। तो उदासीन बनाने के लिए अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो याद रखिए उदासीन कब होगा, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेंगे तब। लिख लेंगे कि जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म, समझ में आ रही है बात, जिसको आप लोग क्षार भी बोल देते हैं। तो अम्ल, जब अम्ल और क्या चीज, भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, समझे कि नहीं। जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बना देगा, लवण और जल बना देगा। तो लवण और जल बनाता है, लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो लवण जैसे ही बनेगा यानी कि उदासीन हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो अभी आप देख लीजिए क्या क्या मिला, अम्ल और क्या मिला, भस्म। तो क्या बना दिया, लवण, और क्या बना दिया, जल। क्या बना दिया, लवण और जल। समझ में आ रही है बात। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देख लीजिए, हम एगो मोटा मोटी आपको पहचानने के लिए अम्ल किसको बोलेंगे और भस्म किसको बोलेंगे। अभी अम्ल भस्म लवण नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम आपको अम्ल और भस्म पूरा समझाएं डिटेल में। जहिना चैप्टर आ जाएगा, 9वां में था चैप्टर, बढ़िया से समझा दिए थे, है कि नहीं है। और जहां मिलेगा वहां समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मोटा मोटी समझ लीजिए, जिसके आगे एच, जिसके आगे एच लगा हुआ है अधिकांशतः वो अम्ल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अम्ल। और जिसके बाद में OH लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, भस्म। वो क्या लगा हुआ है, भस्म। जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ अम्ल को पहचानने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे अम्ल है तो अम्ल में हम बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है HCl, तो H आगे है ना लगा हुआ,
तो ये क्या है? अम्ल है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक। आप लिखते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लिखते हैं HNO3, क्या लिखते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लिखते हैं HbO3, क्या लिखते हैं? HBO। जिसके आगे H लगा हुआ है उसको हम लोग क्या समझेंगे? अम्ल। क्या समझेंगे? अम्ल। जैसे HCO3 लगा हुआ है ना, तो इसको कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, तो ये भी क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। तो ये हम बता रहे हैं कि जिसके आगे क्या लगा हुआ रहे, अधिकांशतः में H, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से अगर भस्म का आपको पहचानना होगा, ये तत्काल के लिए बता दे रहे हैं, है ना, ये है ना, ये और अम्ल की पहचान है, समझे कि नहीं, और भस्म की पहचान है, लेकिन अभी आपको बता दें OH लग जाएगा तो भस्म है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं NaOH, OH लास्ट में लगा हुआ है कि नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं MgOH का होल 2, ये क्या है भैया? ये क्या है? भस्म है। क्या है? ये भस्म है। जैसे आप पढ़ते हैं CaOH का होल 2, ये क्या है? भस्म है। आप पढ़ते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? ये भस्म है। आप पढ़ते हैं LiOH, ये सब क्या है? भस्म है। आप देखिएगा क्या चीज, इस सब के पीछे क्या लगा हुआ है? OH। तो OH जब लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? भस्म। और आगे H लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अम्ल। ये मोटा मोटी तौर पर अभी आपको पहचानने के लिए हम बता दिए। आप अम्ल को पहचानना है तो आप H आगे लगा हुआ देख लीजिए तो अम्ल हो गया, और जब बाद में OH लगा हुआ देख लीजिए किसी में तो भस्म हो गया। अब इस दोनों का भी क्रिया करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? लवण और जल बना लेगा। कैसे बना लेगा? देख लीजिए जरा सा। जैसे देख लीजिए, भस्म हम अम्ल ले लेते हैं HCl, क्या ले लेते हैं? HCl, और हम यहाँ पे अभी क्रिया करा देते हैं भस्म के साथ, यानी कि NaOH के साथ। किसके साथ करवा दिए? NaOH के साथ। अब आराम से सीखिए, प्लस माइनस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो NaCl बन गया कि नहीं? क्या बन गया? यहाँ पे देखिएगा लवण के रूप में क्या बन जाएगा? NaCl। और याद रख लीजिए आज से कि जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलेगा तो जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लवण और जल बना दिया था। लवण उदासीन होता है, इसलिए इसको कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आ गया समझ में? अगला हम ले लेते हैं अम्ल के तौर पर H2SO4। क्या ले लिए? H2SO4। हम लोग भस्म में ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH, प्लस माइनस KSO4 के साथ, H2OH के साथ। अरे रिएक्शन करवा रहे हैं, ये क्या लिखते हैं हम? तो अब देख लीजिए, K इसके साथ चला जाएगा SO4 के साथ, तो KSO4 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? K2SO4 बना देगा, चूंकि सल्फेट का संयोजकता -2 होता है तो बना देगा K2SO4। OH और H मिलेगा तो क्या बना देगा? H2O। आगे समझ में? इसको क्या बोलेंगे? इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। आप देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों है? क्या इसमें कहीं भी H या OH आया? इसमें कहीं भी K या OH या H आया? नहीं आया। समझ में आ गई बात की नहीं आया समझ में? हाँ, तो जिसमें H या OH नहीं लगा हुआ है उदासीन है, वो क्या है? उदासीन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे देख लेते हैं एक और उदाहरण, हम ले लेते हैं आपको नाइट्रिक अम्ल। क्या ले लेते हैं? नाइट्रिक अम्ल, HNO3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? HNO3, और इसके भी क्रिया करा देते हैं क्षार के साथ, यानी कि भस्म का CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, प्लस माइनस, अभी क्रिया हुआ। तो अब देख लीजिए यहाँ OH जो है H के साथ बना देगा, जल बना देगा, और Ca इसके साथ आ जाएगा तो NO3 बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaNO3। ये दोनों मिलकर क्या बना देगा? जल। H2O बना दिया कि नहीं बना दिया? लवण प्लस जल। कब? जब अम्ल भस्म अभिक्रिया कर रहे हैं तब। समझ में आ रही है बात ना? जब जहां आप अम्ल देख लीजिए और भस्म देख लीजिए, तो अम्ल भस्म को देखे तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। वह अभिक्रिया क्या होगी? उदासीनीकरण। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हम ले लेते हैं KOH। क्या ले लेते हैं? KOH, प्लस
माइनस प्लस माइनस Cl के साथ करेगा रिएक्शन। H और OH तो समझ ही रहे होंगे, तो ये हो जाएगा KCl प्लस H2O। जहां पे O मैंने H हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल बना देगा। हाइड्रोजन और OH एक साथ होगा तो जल बनना ही बनना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम लोग कितना अभिक्रिया पढ़ लिए? 7। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? बोल भी नहीं करता है। अगला हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ध्यान से। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जो कोई ना कोई प्रकाश में हो, कोई ना कोई कहां हो? प्रकाश में हो, या सूर्य के प्रकाश में हो या टॉर्च के प्रकाश में हो, जिसका रिएक्शन होने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया? तो क्या लिखे इसमें कि वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? आप वैसी अभिक्रिया का जिक्र करेंगे जिसमें प्रकाश की उपस्थिति हो। जैसे आप देखते हैं पेड़ पौधे का भोजन का बनाना, पेड़ पौधों को भोजन का बनाना, वो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो गया? क्यों कहेंगे तो समझ लीजिए। यहां एग्जाम्पल के तौर पर जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधा देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे, है कि नहीं? पेड़ पौधा होते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो पेड़ पौधा होते हैं वो इनकी जड़ें मिट्टी से क्या ले लेती हैं? जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर क्या होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हुई कि नहीं हुई? और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति क्यों होता है? तो चूंकि उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और है ना, उसको बदल देता है ऊर्जा में और पत्तियों को देता है। और पत्तियां वहां पर क्या करने लगती हैं? इसको पा करके हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवा देती है। रिएक्शन करवाने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। यही तो उसका भोजन है, यही तो पेड़ पौधे का भोजन है कि नहीं? और साथ में हम लोगों को मिल जाता है ऑक्सीजन गैस। क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन गैस। अब देखिए तीर के ऊपर हम लोग क्या लिखे हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। तो यह कैसी अभिक्रिया हो गई? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये कैसी अभिक्रिया हो गई? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब देख लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी रिएक्शन करेगा, आप जो HCl बनता है हमारे पेट में बनता है, जब भी होगा तो यह हो जाएगा प्रकाश में। किसी चीज का प्रकाश चाहिए, ऐसा नहीं कि सूर्य प्रकाश चाहिए, किसी चीज का प्रकाश। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? प्रकाश। प्रकाश इसको चाहिए, और जैसे ही प्रकाश मिलेगा, चाहे सूर्य का प्रकाश दे दीजिए, टॉर्च का प्रकाश दे दीजिए, चाहे लाइट का प्रकाश, किसी तरह का प्रकाश दीजिएगा, तो यह क्या बना लेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यह जो अभिक्रिया हो रही है इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रहा तो बोलिएगा। अब इसके बाद देख लीजिए, आप ले लेते हैं Hg, क्या लेते हैं? Hg और Cl2, सिल्वर और क्लोराइड को ले लेंगे। तो इसको भी रिएक्शन करने के लिए प्रकाश की ही जरूरत पड़ती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा।
और ये अभिक्रिया प्रकाश में क्या करता है, AgCl बना लेता है। क्या बना लेता है, AgCl बना लेता है। समझ में आ गई बात। अब रिएक्शन कैसे बैलेंस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? जैसे हम लोग देख लेते हैं, हम ले लेते हैं Ag और Br2 ले लेते हैं, है ना, ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जब इसकी अभिक्रिया भी होगी तो सिल्वर के साथ ये जुटेगा, तो यहां पे भी प्रकाश होगा, यहां पे भी क्या होगा, प्रकाश। आई दोनों के जोड़ेंगे तो क्या बना देगा, AgBr। क्या बना देगा, AgBr। तो AgBr बना देता। ये जो अभिक्रिया हुई तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ गई बात है। तो इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि प्रकाश की जब जरूरत पड़ेगी और प्रकाश की उपस्थिति में ही यह अभिक्रिया होगी, बिना प्रकाश के अगर यह अभिक्रिया नहीं होगी, जाके धो के आओ आंख, तो बीमारी लगा लिया है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही है बात। और ये सब के सब प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए याद रखिएगा। रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कौन अभिक्रिया है, तो 11 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, उसमें से कोई ना कोई एक अभिक्रिया है। ये पढ़ा तो दिए हैं, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी भी है कि नहीं, तो उसको भी आपको समझना है, ध्यान में रखना है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं 8 के बाद क्या माह, 9 माह। 8 के बाद 9। हम देखिए 9 और 10 को एक बार में समझाना चाहेंगे, और यही थोड़ा सा आपके लिए टफ है, समझे कि नहीं। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। कैसे, देखिए ध्यान से। यहां पे हम 9वां बनाते हैं। 9वां अभिक्रिया पढ़ाए थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसी ऑक्सीकरण को ही हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिडक्ट है ना, रिएक्शन पढ़ते हैं, और एक तरफ हम बना देते हैं। इसको देख लीजिए पहले ध्यान से, पहले इसी को देखिए ना, थोड़ी ना बारी बारी से पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत लगता है ना, बारी बारी से पढ़ा देंगे। लाइए लाइए ना, बार बार देख रहे हैं, लाइए क्या है, लाइए लाइए जी, क्या है, लाइए ना, दीजिए हाथ में। बार बार इसको देख रहा है, यहू खत्म होने पर है, करा कि अब हम हो जाएंगे, जल्दी है। हाँ, 9वां देख रहा है। अच्छा तो देखो दे दे उसे। ऑक्सीकरण, या इसी को क्या कहते हैं, उपचयन, या इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको क्या कहते हैं, अभी समय करा कि हम अब जाएंगे, जाने दो इसको, जितना देर चलेगा उतना देर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, एक लाइन में आप आंसर जान लीजिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक अलग चैप्टर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग चैप्टर है, पूरा भयंकर चैप्टर है, पूरा जबरदस्त पढ़ाएंगे हम उसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे उतना तो पढ़ाना नहीं है, यहाँ तो हमको कमे में बता देना है, सारा चीज जितना है उतना ही पढ़ाना है। तो आप एक लाइन में जान लीजिए, आंख मूंद करके, दिमाग में ठूस करके। क्या जान लीजिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है, देखिए अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, ऑक्सीजन का जुटना हो रहा है, तो उसको आप बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सीधी सी बात है। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीजन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुटना कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीकरण, है कि नहीं। और नहीं तो आपको लगे कि हाइड्रोजन टूट रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, टूट रहा है। टूटने का मतलब कि हाइड्रोजन किसी से अलग हो रहा है, तब भी कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर हो गया। इसका परिभाषा दिया जाता है कैसे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वही अभिक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुटता है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुटते हैं, या उसके अनुपात में माने वृद्धि होती है, अथवा हाइड्रोजन हटता है, या विद्युत धनात्मक तत्व हटते हैं, या उसके अनुपात में कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उतना नहीं जाननी है यहाँ पे। यहाँ पे हम ठोस रूप में हमने कहा ना कि एक अलग चैप्टर ही है ये, हम उतना भी नहीं करेंगे डिटेल में, हम इतना ही जान रहे हैं।
आप इतना ही जान लीजिए कि अगर कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट गया, पहले अलगे था अब जुट गया, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, और नहीं तो हाइड्रोजन अगर हट गया तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। कितना बात समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में? सिंपल चीज है। और एक चीज और समझ लीजिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अवकारक पदार्थ। देखिए नोट में, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं, उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको भी दिमाग में आप बना लीजिए बढ़िया से। समझ में आ गई बात? इसको भी दिमाग में बनाए हुए रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और ऐसे ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? तो ऑक्सीकरण कहेंगे ऑक्सीजन या तो जुटे और नहीं तो फिर हाइड्रोजन हटे। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए ध्यान से कैसे, कुछ उदाहरण समझाते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल नंबर पहला देख लीजिए क्या है। आप देख लीजिए यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अलग अलग। दोनों क्या है? अलग अलग। अब जैसे ही अभिक्रिया हुई तो दोनों आपस में क्या हो गया? जुट गया। ऑक्सीजन पहले अलगे था, अब यहाँ पे क्या हो गया? जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? जोर से बोलिए, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? जुट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ कार्बन को ध्यान से देखिए और यहाँ पे कार्बन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ कार्बन अकेले था, लेकिन यहाँ कार्बन अकेले है क्या? कौन जुट गया है इसके साथ? कौन जुट गया है इसके साथ? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुटना। और ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? जोड़ा कौन इसको? तो कार्बन। तो कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है? तभी बोलिएगा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अवकारक पदार्थ। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया? अवकारक पदार्थ। यहाँ कार्बन अवकारक पदार्थ है, अवकारक पदार्थ है। समझ में आया तो बोलिएगा, बोलिए ध्यान से। समझ में आ गया ये बात है? कोई दिक्कत है? सुनाई दे रहा है ना सबको? और इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे, भी और देंगे एग्जाम्पल, वो भी याद देंगे एग्जाम्पल से, समझे कि नहीं? अब यहां देख लीजिए दूसरा, H+O2 दोनों अलग अलग था, दोनों क्या है? अलग अलग है। अब यहां पे देखिए क्या हो गया? SO2 एक हो गया कि नहीं हो गया? S को ध्यान से देखिए, S यहाँ पे क्या था? अकेले। यहाँ पे S अकेले है, काहे? O2 जुट गया है, ऑक्सीजन क्या हो गया है? जुट गया है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन क्या हुआ? जुटा। किसके साथ जुटा? एस के साथ। किसके साथ? एस का। तो एस का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। एस एक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे अवकारक क्या हो गया? यहाँ एस क्या कर रहा है? अवकारक पदार्थ है। क्यों अवकारक पदार्थ है? तो चूंकि अभी पढ़े हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अवकारक। तो एस का ऑक्सीकरण हुआ तो एस क्या हो गया? अवकारक। क्लियर हो गया तो बोलिएगा, क्लियर हो गया तो बोलिएगा। ये उदाहरण भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। अभी और एग्जाम्पल समझिए, ठीक है? एग्जाम्पल इतना समझिए कि आपको तकलीफ बाद में ना हो, आसानी से आप लोग सीख ले रहे हैं। अगर जहां पे समाप्त हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि मेरी गलती नहीं है, है ना? हम मोबाइल की गलती है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए। हम